बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस ट्रांसमिशन के आगाज़ पे ही आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवाई देती हूँ। इसारा राना साहब, रिजवान रज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मीनवाइल दीगर पैनलिस्ट भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते जाएंगे। खबर कुछ ऐसी है कि सीज़ फायर की तौसी के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी गई है अमरीका को। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो सीज़ फायर है इसमें तौसी की जाए, क्योंकि रात गए ये जो सीज़ फायर है ये ख़त्म हो जाएगा। और इस सिचुएशन जाहिर सी बात है इसे पूरा पाकिस्तान जानता है, दुनिया भर में तमाम वो रहने वाले लोग जो कि चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द अपने अख्ताम को पहुँचे, वो यकीनी तौर पर हर सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। और इतलात भी आपके सामने हैं, अपडेट्स भी आपके सामने हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी ना कभी कुछ इस किस्म का बयान दे दिया करते हैं कि जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ स्टेटमेंट्स का नहीं है। लगता यूँ है कि जैसे एतमाद साजी का फुकदान है कि जिसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे CBMs अभी भी दरकार हैं। मुमकिन तौर पर बहुत सारी ऑप्शंस और भी हो सकती हैं, जिसमें यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर दोनों के दोनों फ़िरक़ैन ये ठान चुके हैं कि हमने करना क्या है, लेकिन शायद इशारों किनारों में वो कहते हैं कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशंस को इस वक्त बढ़ोतरी दी जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं उन दोनों की आवाम को पता चल जाए कि हम आखिर आने वाले दिनों में करने क्या चाह रहे हैं। बहरहाल ये तो मेरे अपना नुक्ता नज़र है, जो मेरे सीनियर्स हैं वो किस नज़र से इस मामले को देख रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब, सीज़ फायर की तौसी के लिए इसहाक डार साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की, मुलाकात की। क्या लगता है आपको दोनों फ़िरक़ैन की जानिब से इस मामले को किस अंदाज में देखा जाएगा? और आपकी तरफ आने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि नायला चौहान साहिबा जो कि साबिक सफ़ीर हैं वो भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जावेद मलिक साहब वो भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी ट्रांसमिशन का हमारे साथ हिस्सा होंगे। जी रिजवान रज़ी साहब। मलिक साहब हमारे जर्नलिस्ट कुलीग भी रहे हैं, तो ये भी ज़रा हवाला उनका दे दिया करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए इससे पहले 2 डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। एक डेवलपमेंट ये थी कि जो है वो अमरीकी सदर ने एक लिस्ट जारी की है अपनी ख़वातीन कैदियों की, और उन्होंने कहा कि जी इनको रिहा कर दिया जाए मुज़ाकरात की कामयाबी के वास्ते। ठीक है, ये भी एक डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके अलावा ये है कि ईरान की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये अमरीका ने एक शॉपिंग लिस्ट दे दी है। मेरा ये तजिया है कि कैदियों की रिहाई जो है वो इस डील के अंदर किसी न किसी पॉइंट की सूरत के अंदर मौजूद है, और उसमें हर तरह के कैदी भी शामिल हैं। उसमें ईरानी नियाद अमरीकी भी शामिल हैं जो अपने मुल्क वापस गए और वहाँ पे पकड़ लिए गए और इस वक्त फांसी की कैद का सजा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग इसके अंदर मौजूद पाए जाएंगे। मुआहदे का हिस्सा तो ये हो सकता है और है भी, लेकिन अगर पॉइंट स्कोरिंग के लिए ट्रंप साहब ने पब्लिकली उसको डिस्प्ले कर दिया तो इसमें क्या हर्ज है? मुज़ाकरात को ज़रा स्मूथली आगे ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो जंगबंदी में तौसी का मामला है ये एक फॉर्मेलिटी है। हो सकता है कि ये किसी न किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो, और ये फॉर्मेलिटी करके बुनियादी तौर पे एक बॉल दी गई है फुल टॉस कि ट्रंप साहब उस पर छक्का लगाएं और कहें कि जनाब मैं हेयर बाई आई मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप जो है ना अनाउंस टू एक्सटेंड द सीज फायर, वो ये कर सकें। ये ऐन मुमकिन है, लेकिन मुझे ये मुस्बत लगती है। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि आखिरी बात, पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट करने से पहले दोनों फ्रीकैन से कन्नी सन्नी पूछ लिया होगा कि भाईजान ऐसी गुजारिश करिए तो आप कबूल कर लेंगे। और जब उधर से ये मिला होगा कि हाँ हम कबूल करेंगे, तो फिर ही इसको मीडिया को जारी किया गया कि हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसारा राना साहब आपका देखने का जाविया क्या है? थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये आप भी इसको इसी अंदाज से देखते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है, अब दोनों फ्रीकैन चाह ये रहे हैं कि मैक्सिमम जितना गेन कर सकते हैं टेबल पर आने से पहले उतना गेन कर लिया जाए। इज दैट सो? ये जो अब ये कोई शॉपिंग तो है नहीं कि इस तरह बार्गेनिंग होगी कि जी क्या कहते हैं हम सारा भाव ताव करें, इधर भाव ताव, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी टेबल हो चुकी हैं, उनमें किसी हद तक चीज़ों को क्लैरिटी भी मिल चुकी है। वो वक्त आने के साथ तो वो सामने आ जाएंगी।
दूसरी चीज ये कि रजी भाई का वो जो आपने अभी जुमला कहा कि देखने का एंगल, तो देख हम दोनों एक ही चीज रहे, जरा एंगल डिफरेंट है। मेरा एंगल ये है कि दोनों मुमालिक ने हमें कहा होगा कि जी ठीक है हम जंगबंदी चाहते हैं, आप एक ट्वीट कर दें या आप ये बात कह दें। ठीक है ना। और इस बार हम ये तोसी के लिए इस बार हम ये एहतियात करेंगे कि हम ट्वीट पूरी पढ़ के और जो जरूरी होगा वो कार्ड भी देंगे, बस वही देंगे जो जरूरी होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे और हमने की भी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को छोड़ना या 8 खवातीन को छोड़ना, और बहुत सारे लोग अमेरिका के भी कैद में हैं ईरानी, और वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत हैं। ये फिर ये वाइस वर्सा उधर से भी फिर एक लिस्ट आएगी कि आप इन लोगों को भी छोड़ें, क्योंकि ये इस तरह होगा कि बराबरी की सतह पे होगा। ईरानी सदर का ये जो जुमला है ना कि हमने मुज़ाकरात में एक कामयाबी हासिल करनी है दोनों फरीकों ने, हमने वहाँ पे हथियार नहीं फेंकने या हम हथियार डालने नहीं जा रहे। जो डोनाल्ड ट्रंप एक तासुर दे रहा है ना अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जैसे वो को फातेह है, और वो फातेह जो है वो बड़े मेहरबानी कर रहा है कि आई हैव बाय डोनाल्ड जे ट्रंप चक नंबर 32 गाँव पे मैं ये ऐलान करता हूँ। तो वो मतलब इस तरह की कोई बात हो, कोई इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, ये ईरान वाले जितना जिस बात से मुत्तफिक होंगे उतने ही मुज़ाकरात में चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है। और एक जुमला और सुन ले कि जो पासदाराने इनकलाब हैं ये आयतुल्लाह साहब नहीं है जिनके अंदर एक तालीम का और एक रूहानी इल्म का वो एक जो गुदासपन होता है ना, नरमाहट होती है, वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो तत्ती जमीन के ऊपर मोटे जूते पहन के खड़े होते हैं और वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं। इनके सोचने और देखने का एंगल बड़ा डिफरेंट होता है। ये बराबरी से एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है जावेद मलिक साहब, आपने दोनों पैनलिस्ट की राय सुनी। मुझे आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कुछ जानना है। पहले तो ये कि सिफारती आदाब कहते क्या हैं जब जंगें अपने अख्ताम को हों, मुज़ाकरात 11th आवर में दाखिल हो चुके हों, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से जो मीडिएटर का रोल अदा करने वाला फ़रीक है, जो सालिस है, वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दे और ख़त्ते के तमाम ममालिक भी यही चाह रहे हों कि ये जंग फौरी तौर पर अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तो ऐसे में इस किस्म की स्टेटमेंट्स आना सिचुएशन को मजीद खराब करता है, या आपको ऐसा लगता है कि मजीद वो कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन की तरफ जाने वाली बात होती है? साहब ज़रिया साहिबा थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से रिजवान भाई को भी, इसार साहब को भी और नाला साहिबा को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स जो सफारती आदाब हैं वो तो यू नो डेफिनेटली डिफरेंट हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे तो डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो एक गैर रवायती प्रेसिडेंट हैं। वो एक ट्रेडिशनल अंदाज में ना तो डिप्लोमेसी करते हैं, ना ही उनकी गवर्नेंस का स्टाइल जो है वो रवायती है। ही इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, और उनकी जब से पहली उनकी टर्म हो या ये टर्म हो, तो हमने देखा कि वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में बात को इजहार भी करते हैं। वो खुद बिजनेसमैन भी रहे हैं, वो मीडिया में भी रहे हैं, वो आप जानती हैं कि एक प्रोग्राम भी होस्ट करते रहे हैं अप्रेंटिस के नाम से। तो मीडिया में किस तरह से बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और किस तरह अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बना के रखना है, ये वो तरह से जानते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सफारती आदाब जो हैं वो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट आता है तो हम जैसे लोग जो देख रहे होते हैं वो हम उसमें से दो चीज़ों को बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एक रेट्रिक होती है जिसको हम कह सकते हैं वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो अभी भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, लेकिन हम तलाश कर रहे होते हैं वो पहलू जिससे हम इस मसले का हल तलाश कर लें। तो वो यहाँ पे मुझे उनकी तकरीबन तमाम स्टेटमेंट्स में नजर आता है। इवन उनके अल्फाज से हमें एतराज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है, डायलॉग का जो पिन्हा होता है, हम उसकी तलाश करते हैं। इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम रेट्रिक को साइड पे कर दें, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आती हैं मैं उनको भी ऐसे ही देखता हूँ। वहां पे भी जो एक्चुअली ईरानियन लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए। देखिए जेडी वैंस का तकरीबन आधी दुनिया ट्रैवल करके इस्लामाबाद आना और ईरानियों के 70 लोगों का डेलीगेशन यहाँ पे आना इस चीज का दिया है कि दोनों तरफ से ये इंटेंट है कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के बाद जो बैक चैनल पर डिप्लोमेसी हुई है लेड बाय द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बहुत इफेक्टिव रही। वो तकरीबन 2-3 दिन तेहरान में उन्होंने गुजारे हैं और वहां पे वो इसी मकसद से गए हुए थे कि जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको ब्रिज किया जा सके। अब
मुझे बड़ा ही ताज्जुब होगा कि इतनी सारी एफर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद ईरानी दोस्त ये कहें कि हम इस्लामाबाद नहीं आते। तो मैं समझता हूं ये भी ब्रवाडो है, रेट्रिक है, पोजीशनिंग है। वो कह रहे हैं अपने आप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो आएंगे। मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं, जहां तक मेरी असेसमेंट है। ऑफ कोर्स मेरे पास मुस्तकबिल का हाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि उनके इंटरेस्ट में है कि वो आए। और जेडी वैंस तो हम ऑलरेडी कंफर्म कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो दोनों आएंगे। दोनों के अंदर विलिंगनेस टू निगोशिएट है, लेकिन कुछ ऐसी रेड लाइंस हैं जो कि अमेरिका की तरफ से हैं, जिनको मैं समझता हूं कि ईरान को उस पर फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि वही इस मसले का देर पा हल निकाल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जावेद मलिक साहब। अच्छा, एक बात तो आपने वाकई बिल्कुल दुरुस्त की कि जाहिर सी बात है हमारे पास मुस्तकबिल का या आने वाले दिन का तो कोई इल्म नहीं होता, गैब पर तो खुदा की ज़ात ही कुदरत रखती है। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, आपके जो यूँ कह लीजिए कि ताल्लुकात हैं वो बड़े ही मजबूत से होते हैं, बड़े ही मुतासिरकुन होते हैं। आप जब चाहें मैसेज करके कुछ मालूमात हासिल भी कर लेते हैं, इकट्ठी भी कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएगा कितने कवी इम्कानात हैं कि इंशाल्लाह जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आए। और दूसरा ये कि जो आपने अपने तज्ज़िये के आगाज़ में 8 ख़वातीन के हवाले से बात की थी, मज़ीद क्या मालूमात है इस हवाले से? सर, वो 8 ख़वातीन कौन हैं? क्या बासर शख्सियात हैं या यरगमाल बना कर रखी गई हैं ईरान में? उनका पस मंज़र है क्या, बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का? 20 घंटे से कुल मैंने एक बड़े जिम्मेदार शख्स को जो है वो मैसेज किया। देख ले, आपने मैसेज कर दिया। हाँ। आगे से ये थम्स अप आ रहा है मुझे मुसलसल उनकी तरफ से, कोई लफ्ज नहीं लिख रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ऑडियो मैसेज भी नहीं छोड़ रहे, अमूमी तौर पे वो लिख के दिया करते हैं, तो थम्स अप भेज रहे हैं आगे से। तो इसका मतलब है कि चीजें राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए अभी प्रोग्राम में बैठने से जस्ट पहले ये खबर ब्रेक हुई है। इस पे मैंने किसी का कोई फीडबैक नहीं लिया, ये जो 2-3 खबरें हमने डिस्कस की है, तो इसलिए बहुत पॉजिटिव है। बल्कि अगर अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है ओवरवेल्म्ड, जी, वो ओवरवेल्म्ड है इस वक्त जो पाकिस्तान के मीडिएशन के प्रोसेस के साथ जो मुंसलिक लोग हैं। ईरान का अगर 72 लोगों का डेलीगेशन आया है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे दफ्तर खारजा के और हमारे दूसरे इदारों के कितने लोग जो हैं वो इस अमल के साथ मुंसलिक होंगे। हमने तो अभी सिर्फ एक ईरानी डेलीगेशन का फिगर बताया ना, अभी आप अमेरिकन की तरफ भी चले जाइए तो उनके इससे ज़्यादा लोग थे, और फिर इन दोनों की तादाद से भी ज़्यादा लोग हमारे इसके साथ मुंसलिक होंगे। लेकिन उसमें जो बहुत, अगरचे ये मेरे हक के ऊपर डाका है एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन बहुत खूबसूरत बात ये है कि अभी तक के अमल की कोई डिटेल जो है, या जो कोई खबर है, वो इस्लामाबाद से लीक नहीं हुई, या वो तेहरान से लीक हुई है, या वो वाशिंगटन से लीक हुई है। इसका मतलब है कि हमारे वी एज मीडिएटर हम बहुत मोहतात अंदाज में सारी कोचिंग कर रहे हैं, हमारे को फूंक फूंक के लेकर चल रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट भी और हमारे जर्नलिस्ट भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलिस्टों के पास ये कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है, हमारे अंदर ऐसे जर्नलिस्ट हैं। बल्कि ये कल शिकवा मुझे कर रहे थे कि देखिए अमेरिकी सदर जो है वो जर्नलिस्टों को कॉल करता है, और हमारे जो वजीर आजम और सदर जो हैं वो जर्नलिस्ट को कॉल नहीं करते। मैंने कहा भाई आपको गलत फहमी है, ये वो अमेरिकी सदर से ज्यादा करते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं ना, उन्होंने आगे से दरखास्तें पकड़ी होती हैं, निके भरा पैमरा चला दो। अच्छा। वो मेरा जो है हमजुल्फ जो है वो पैमरा से रिटायर हो गया, उसको किसी और जगह पे लगा दे। वो हमारे जर्नलिस्टों ने आगे से दरखास्तें पकड़ी होती हैं, वो खबर की बजाय काम करवाने में लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि अगर हमें एप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि ह्यूमिलिएट करना चाहिए कि हमारे जर्नलिस्ट ने खबर नहीं निकाली। कौमी मफाद के अंदर नहीं है कि पाकिस्तान का जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठ के कोई ब्रेकिंग दे, ठीक है। अगर दोनों ने अपने मुकामात को मजबूत करने के लिए कोई लीकेज करनी है वो करें, हमने एज ए मीडिएटर नहीं करनी, और इस चीज को ह्यूमिलिएट नहीं किया जाना चाहिए, इसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब, यकीनी तौर पर आप रिजवान अजीज साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसमें एक तो ये कि सीज़ फायर की तौसीह के लिए पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट की है अमरीकी नाज़िमुल अमूर को, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के भी सोशल मीडिया अकाउंट से 8 ख़वातीन की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई, जिसमें कहा गया कि अगर ईरान इन्हें रिलीज़ कर देता है तो वो इसका खैर मकदम करेंगे। सो बेसिकली लग क्या रहा है आपको, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि टेबल पर बैठने से पहले जितना कुछ गेन किया जा सकता है वो कर लिया जाए? वो अपने मसल शो करना चाह रहे हैं कि विक्ट्री है या विन विन सिचुएशन है? आप किस तरीके से सिचुएशन को फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बेसूद बात है। उनको पता है कि उन्होंने एक गैर कानूनी जंग शुरू की, जिसके ऊपर उनके मुल्क के अंदर भी उनकी मुखालफत हुई, नेटो में भी मुखालफत हुई, दुनिया में भी मुखालफत हुई, और वो जंग जीत नहीं सके। क्योंकि कहा यह जाता है ना कि जब दो पार्टियां आपस में, दो कंट्रीज लड़ती हैं, तो वीक कंट्री अगर हारे ना तो वो जीत जाती है, और अगर जीती हुई जो बड़ी कंट्री है वो अगर आउटराइटली जीते ना तो वो हार जाती है। तो अभी अगर ये जीते हुए होते तो फिर ऑन दी टेप उनको बुला के तो डायलॉग ना कर रहे होते एट दैट हाईएस्ट लेवल। तो इसलिए आई थिंक ट्रम्प इज टेकिंग टाइम टू रिकंसाइल कि उन्होंने गलती की है कि नेतन्याहू के कहने के ऊपर ये अटैक किया है और इसका कुछ हासिल नहीं हुआ और ये फंस गए हैं। अभी ये जो सीज फायर है ये दोनों कंट्रियों के मफाद में है। ईरान ने तो जंग की बात कभी नहीं की, ईरान तो विक्टिम है, उसने तो कुछ नहीं करना, और वो बहुत सी बातें आपकी मानने को भी तैयार है। उसका आपका मुकाबला कोई नहीं है मिलिटरीली, बिकॉज आपका बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर है और उनका 32 बिलियन डॉलर है। तो ये कब हो सकता है? लेकिन उन्होंने आपको नथ जरूर डाली है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की वजह से, और उसकी वजह से जो आपकी और इस जंग की वजह से और तेल रुकने की वजह से जो महंगाई है और इन्फ्लेशन है वो तो आपके कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई है, बल्कि कनाडा तक भी पहुंच गई है और अमेरिका, और आपके लोग उसके ऊपर परेशान है और ये पूरी दुनिया परेशान है। कुछ तो लोगों ने जिनके पास कुछ है वो तो इसको रफ आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो रोजगार से जा रहे हैं, फ्यूल महंगा है, जो गाड़ी नहीं चला सकते, जो रक्षा नहीं चला सकते, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत है ना। बिल्कुल। ट्रम्प को चाहिए कि वो मीटिंग के से पहले जहाजों को न पकड़े। लेकिन आपको जनरल साहब, आपको ईरान का रवैया क्या लगता है इन 8 खवातीन की तस्वीर के हवाले से? क्या ईरान इस किस्म का कोई मुस्बत कदम या बड़ा कदम उठा सकता है? क्योंकि 21 अप्रैल रात गए, आपको पता है ये तारीख मुकम्मल हो जाएगी, और जाहिर सी बात है आपको लगता है कि 11th आवर में जाकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट आ सकती है? क्योंकि वो कहते हैं कि नेक टू नेक मामला हो चुका है। फौरी तौर पर कुछ भी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से किसी भी फरीक के हवाले से एक मीडिएटर की हैसियत से इस वक्त सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। जी देखो, हमारे एक तो अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान को ये ऑनर हासिल है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्लोमेट्स हमारे और फॉरेन मिनिस्टर ये अपनी सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं, और ये कामयाबी अगर पूरी तरह नहीं भी होती तो इवन देन पाकिस्तान ने अपना एक पीस के लिए, बैनुल अक़वामी पीस के लिए एक रोल अदा किया है। ये मुश्किल काम है, बिकॉज उधर एक अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है। जो अभी मैं गार्डियन पढ़ रहा था, अंग्रेजों का जो अखबार है, उन्होंने कहा वो अनप्रिडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं रेडिकल ईरानियंस है। इनको आपस में जोड़ना मुश्किल है, लेकिन दोनों को पता है। अच्छी बात यह है मुस्बत कि दोनों ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान, और दोनों को जो है सीज फायर जरूरी है। ये अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता प्रोलॉन्ग वार, जो वो मर्जी कर ले। ईरान अगर उधर प्रॉब्लम करेगा पर्शियन गल्फ के अंदर, तो वहाँ जो है वो पर्शियन गल्फ के अंदर फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक नहीं हो सकेगा, बिकॉज उनके पास ज्यादा हुआ, तो वो तो उनको करना है। और अभी ये जो आर्टिफिशियल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं ना, इस पे नहीं करना चाहिए। तो आई एम श्योर ईरान विल बी गेटिंग रेडी, और आई एम क्वाइट होपफुल कि ये डायलॉग अगर कल न हुए तो परसों जरूर होंगे, और ये बैठ के बात करेंगे, और इंशाल्लाह मिडिल ईस्ट में भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी अमन की बात होगी, और पाकिस्तान का फ्लैग जो है खुदा के करम से
दुनिया में बहुत ऊंचा जाएगा। इंशाल्लाह। इसार राना साहब, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बात तो उन्होंने 100% दुरुस्त कही कि ईरान और अमेरिका दोनों का ट्रस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है, लेकिन वो बात जो आप और मैं भी ट्रांसमिशन के आगाज से पहले कर रहे थे कि सर जो इन दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान एतमाद साजी का फुकदान है उसका खला कौन पुर करेगा इसार राना साहब मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? तो अब जब मुज़ाकरात के अंदर कुछ लो दो होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं। डेफिनेटली जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो दोनों जो मुमालिक हैं वो अपनी अपने डिमांड्स भी लेके आए होंगे और प्लान करके आए होंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें मान लेनी है और किस हद तक माननी है। मुज़ाकरात की कामयाबी इसी तरह होती है कि इसमें लचकदार रवैया जब अपनाया जाए तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने इसमें बहुत काम किया। ये पिछले 2 दिन जो थे ये बहुत खौफनाक थे, जब ईरान भी अपनी जगह अड़ गया था और अमेरिका भी, और फिर पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी ने एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया कि वो दोबारा बैठने को तैयार हो गए और इंशाअल्लाह ताला कल वो आमने सामने बैठेंगे। और मुझे उम्मीद है, जो मैंने फ़ोन किया था वजीर साहब के भी जैसे दोस्त है ना इस्लामाबाद में, मेरे भी हैं, नेटली बेकर को किया था, वो बिजी थी थोड़ा सा ना। अच्छा। वो उन्होंने मुझे कहा, मैसेज आया उनका कि मैं अभी ज़रा नायब वज़ीर आज़म के साथ आपके बैठी हूँ तो मैं दोबारा बात करती हूँ। तो लेकिन जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि सबसे पहले जो ये सीज़ फायर है ना इसकी डेट एक्सटेंड होगी। अच्छा। और ये इस बात की अलामत होगी कि दोनों ममालिक इस बात पे यकीन रखते हैं कि मामला जंग के बजाय टेबल पे बैठ के हल होंगे। और आने वाले हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम के दौरान ही आपको अमेरिका की जानिब से ये आ जाए कि उन्होंने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और एक्सटेंड कर लिया, फिर ईरान की तरफ से भी आ जाए। ये बात चूँकि तय है कि पाकिस्तान ने ये इतनी बड़ी बात है अपने तौर पे नहीं की, दोनों फरीकों को एतमाद में लेके की है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना कि बंदे रिहा कर दें, ये कर दें, ये इतने मैटर नहीं कर रही। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी के घर जाएं तो कोई रास्ते में से केक भी पकड़ लेते हैं कुछ और के गुडविल जेस्चर के तौर पे। लेकिन असल चीज़ 2 ही है, यूरेनियम और आबना हुर्मुज़, जिनके ऊपर बात होनी है। और अमेरिका तो इस सतह पे दांत तेज करके बैठा है कि वो कहता है कि सारा ही यूरेनियम हमें दे दें। ठीक है ना, जबकि ईरानी ये कहते हैं कि ये यूरेनियम हमारी मिट्टी की तरह है और हम अपनी मिट्टी जो है ना माँ की तरह होती है और उसे बेचते नहीं है। ये बात वो क्लियर कह चुका है। तो इसका मतलब ये कि यूरेनियम के हवाले से भी कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, खास क्वांटिटी उन तक रहेगी जिससे वो अपने जो तवानाई के वो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चला सके। अच्छा राना साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, मैं जरा जावेद साहब से एक छोटा सा कमेंट लेना जरूर चाह रही हूँ। जावेद मलिक साहब, राना साहब तो बड़े पुर उम्मीद है, उनको तो ये भी लगता है कि शायद इस ट्रांसमिशन के अख्ताम से पहले क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि जंगबंदी में तोसी कर दी जाती है, लेकिन फिर भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी देखकर क्या लगता है कि क्या वो ये सीज फायर में तोसी वाला मामला, वो कहते हैं ना कि मैच को आखिरी गेंद तक लेकर जाना, 11th आवर तक लेकर जाएंगे? जी, मेरी नज़र में जो सीज फायर है वो कोई इतना बड़ा इशू इस वक्त नहीं है, बिकॉज़ दोनों साइड्स का जो फोकस है वो इस मसले को हल करने पे है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपको पता है फिर खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। डेफिनेटली मैं इसको एक 2 चीजें आपके सामने बहुत क्विकली रखूंगा। देखिए, जहां तक बात हुई कि इश्यूज कौन से अनरिजॉल्व्ड हैं, जहां तक इश्यूज हैं वो अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो मेरी नजर में सीज फायर भी एक्सटेंड हो सकता है। और आबनाए हुर्मुज़, मेरी नजर में, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो जंग से पहले एक इशू नहीं था और वो जैसे ही कोर इश्यूज एड्रेस होंगे वो दोबारा से इशू नहीं रहेगा। देखिए, इश्यूज जो हैं वो मेरी नज़र में 3 हैं। आई होप के मेरे सीनियर्स मुझसे एग्री करेंगे कि देखिए, एक तो इशू है वो ये है कि न्यूक्लियर, उस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा इशू जिसके ऊपर बात नहीं हुई वो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। देखिए, जो गल्फ ममालिक के ऊपर ईरान ने जो हमले किए हैं उसके बाद गल्फ ममालिक के हवाले से भी बहुत तशवीश है। वो ये समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी कर्टेल करना जरूरी है। और आप जानती हैं कि अमेरिका और गल्फ ममालिक के दरमियान बड़ी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। और तीसरा इशू जो है वो ये है, ये मेरे जिस तरह से राजी भाई के और इसार साहब के दोस्त हैं मुख्तलिफ पावर सेंटर्स में, मेरे भी कुछ छोटे मोटे दोस्त हैं आगे पीछे, उन्होंने मुझे ये बताया है कि देखिए सर, एक एम्बेसडर के नहीं होंगे तो जावेद मलिक साहब फिर किसके होंगे? जैसे राजी साहब ने आपको बताया कि एम्बेसडर बनने से पहले मैं क्योंकि साफी भी रहा हूं तो मेरे जो सहाफी कनेक्शंस हैं
वाशिंगटन में हूं या इस्लामाबाद में हूं या रिजवान राजी भाई जैसे दोस्त हों, वो भी कायम है। तो मैं उन हवालों से ये बात कर रहा हूं कि देखिए, एक और बात जो वहां पे है वो ये है कि वो ऐसी एंटिटीज हैं जिनको उनके बकौल ईरान सपोर्ट करता है, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो यमन में हूं, चाहे वो लेबनान में हूं, चाहे वो इराक में हूं, तो उनके हवाले से भी तशवीश पाई जाती है। ये वो 3 रेड लाइंस हैं जो मेरी नजर में आ रही हैं, जिनके ऊपर डिस्कशन और डिबेट जो है, जिसके हवाले से हमारे फील्ड मार्शल साहब की वहां पे जो स्टे था वो लंबा हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जो डिस्कशंस थी वो ईरानियन साइड से तो हो ही रही थी, लेकिन वहीं से उनका एक सिलसिला जो था वो वॉशिंगटन से भी कनेक्टेड था। तो यानी ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि इस टाइम का वो बेहतरीन फायदा उठाते हुए दोनों के दरमियान जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम कर लें। और अब मैं समझता हूं कि जेडी वैंस का यहाँ पे आना, और जिससे मैं आपको पहले कह चुका हूं, मेरी नजर में इरानियंस भी आएंगे, वो जितना मर्जी मसल फ्लेक्सिंग करें, उनके इंटरेस्ट में है कि वो यहाँ पे आए। ये तभी है कि इनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग जो पहले नहीं हो पाई थी वो हुई है। तो देयरफॉर मैं दोनों हमारे दोस्तों से एग्री करूंगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव आउटकम। देर लग सकती है उसमें, शायद इस सेशन में ना भी हो, लेकिन होगा जरूर। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो दुनिया भर में सराही जा रही हैं। यकीनी तौर पर ये काविशें दुनिया भर में सराही जा रही हैं और उसको मजीद आकर हम एक ब्रेक के बाद भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा टॉक्स की ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे और ईरान रशिया का जो रोल है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि अभी तक तो वो एक मीडिएटर के तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन अगर मामलात पेचीदा हो जाते हैं तो वो भी कोशिश करेगा कि भरपूर तरीके से अपना ताउन जो है वो सामने रखे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और इन्हीं टॉक्स से मुतालिक एक खबर जो है वो इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन के टिकर्स में फ्लैश होती हुई नजर आई, जिसमें खबर यह है कि अमरीकी खबर एजेंसी की 2 इलाकाई अहदेदारों से मुतालिक खबर। 2 इलाकाई अहदेदार यानी कि ईरान और अमरीका, और ईरान और अमरीका ने पाकिस्तानी सालिसों को कल इस्लामाबाद आने से मुतालिक आगाह कर दिया है। तो ये खबर इस वक्त फ्लैश हो रही है हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर। बहरहाल इस ट्रांसमिशन के हिस्से में ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉर्मर एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये खबर मैंने अभी आपके साथ भी शेयर की, अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर की। इससे पहले जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान भी बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट कर चुका है अमरीकी नाज़िमुल अमूर से। क्या फोर्स ही कर रहे हैं आपकी जो खबर एजेंसी की खबर है, ये किस हद तक दुरुस्त आपको नजर आ रही है? क्योंकि रजी साहब और इससे पहले जावेद मलिक साहब बहुत सारे तज्जियाकार इस बात को बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि तकरीबन कोई 72 के करीब जो ईरानी ओहदेदार हैं वो तो इस पर पाकिस्तान आ चुके हैं। अब रही बात फाइनल डेलीगेट्स के हवाले से कि उन्होंने कब तक पहुंचना है और कौन कौन उसमें शामिल होगा, तो क्या समझते हैं आप कल कोई एक बैठक होने जा रही है, बजाय मां सिवाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई स्टेटमेंट देते ही चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इसको जो ये खबर एजेंसी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने खबर दी है कि अब डेलीगेशन जो है हाई लेवल के वो आने वाले हैं, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। तो बेसिकली क्विड प्रो को करने थे उन्होंने। ईरानियंस की डिमांड यही थी कि अगर हाई लेवल डेलीगेशन आएगा तो हम हाई लेवल डेलीगेशन भेजेंगे, अदरवाइज वर्किंग ग्रुप लेवल के ऊपर या टेक्निकल लेवल के ऊपर जो है वो कल उनकी आमादगी का हल्का सा इजहार वो कर रहे थे। प्राइमरीली जब भी आप, ये नायला साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि नेगोशिएशंस में या मीडिएशन में जब भी आप बैठते हैं तो आप 100 मांगते हैं, 100% मांगते हैं, तब आपको जाके 70-80 मिलता है। अगर डिमांड ही आप 70-80 करेंगे कि अपने आप को बहुत जो है वो किस्म का अच्छा साबित करने के लिए, तो नेगोशिएशंस में अच्छा नहीं साबित किया जाता। अब 70-80 अगर डिमांड करेंगे तो आपको 50-60 के करीब जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो लिहाजा जो असल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसलिए आपको दोनों तरफ से, दोनों फ्री कैन की जानिब से खासी हार्ड लाइन पोजीशन नजर आती है। और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी जो एक्स अकाउंट पे थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट आई है उनकी कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और ईरान के साथ मजीद जो जंगबंदी है उसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं जंग के लिए तैयार हूं। तो क्या ईरान तैयार नहीं है? ईरान ने 2 हफ्तों के अंदर उसने अपनी तमाम चीजें नहीं तैयार की होंगी। लिहाजा इस तरह की जो हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स जो है वो चलती रहती है। लेकिन एक चीज जरूर अलार्मिंग हुई है कि जो सुनने में आ रहा है कि दूसरा जहाज भी जो अपना ब्लॉकेट, तो दैट नीड्स टू बी सीन कि वो ठीक नहीं है। वो चीजों को जो है वो मजीद खराब कर सकता है। और जो उन्होंने कहा ना कि हमें जल्दी नहीं है,
वो प्राइमरीली पनिश करना चाहते अच्छा, हैं। आपने जो जहाज के हवाले से बात की ना ब्रिगेडियर साहब, अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी की सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कुछ 8 खवातीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उन्हें रिहा कर देता है तो वो इस मामले का खैर मकदम करेंगे। तो यकीनी तौर पर अगर गिव होगा तो टेक भी होगा। तो और टेक इन सिचुएशन में डेफिनेट सी बात है फिर ईरान का भी ये इसरार होगा कि जो आपने जहाज पकड़ा है उसमें मौजूद सामान और हमारा जो अमला है वो हमें वापस किया जाए। देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर फ्रेमवर्क बनाना ना, कोई अगर आपने कोई तगड़ी चीज इससे निकालनी है जो कल परसों और जुमे को सुनने में आ रहा है कि शायद यहाँ पे मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो आप एक फ्रेमवर्क बना लें, कोई ऐसा लॉन्चिंग पैड बना दें, कोई स्टेज सेट कर दें कि जिसमें आपको हौसला अफजा चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाएं। सबसे पहले ये हो सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा नहीं, मैं कोई जंगबंदी जो है उसको जो एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो कैसे नहीं करेगा? कल तो बुध आ गया, बुध वाले दिन अगर नेगोशिएशंस हो रही हैं और उसके अंदर अगर वो अटैक नहीं करता तो इसका मतलब एक्सटेंड कर रहा है। तो भाई रैशनैलिटी से बात करें, जिम्मेदारी से बात करें। अगर इस तरह से नहीं करेंगे, अगर आप जंगबंदी की बात करते हैं कि मैं बढ़ा देता हूं, तो खुद ही वो मॉरल हाई ग्राउंड अचीव कर लेंगे। वन सेकेंडली, जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिपोर्टेडली बात की है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, पेंटागन में बात की है, उनको कन्विंस किया कि आप ब्लॉकेड उठा दें। द मोमेंट ब्लॉकेड उठेगा तो ये हॉर्मुज़ फौरन खुल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी थोड़ी सी इगोइस्टिक है, वो हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो वो मेरे ख्याल में जो नेटो के ममालिक की यहाँ से एनर्जी सप्लाई लाइन है वन, और सेकेंडली जो चाइनीज की सप्लाई लाइन है एनर्जी की, उसको डेंट करना चाहते हैं, उनको फील कराना चाहते हैं कि यू डिड नॉट सपोर्ट मी इन दी, ये जो गल्फ ऑफ मान के अंदर जो ब्लॉकेट लगाया है, तो लिहाजा नाउ हैव इट आल्सो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू लिव विद दैट। ये रियलिटी ऑन ग्राउंड यही है। लेकिन इसके दरमियान भी अगर ये तमाम लोग बैठ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये शो करता है ऑप्टिमिस्ट लेंस के जरिए कि दोनों अफ्रीकन सीरियस हैं, वो सीरियसनेस चाहते हैं के कि साथ, हाँ हाँ, जी। ठीक है। नायला चौहान साहिबा, चूंकि आप एक एम्बेसडर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं सर, नायला साहब, ऐसी सूरत हाल में जो मीडिएटर का रोल प्ले करने वाला फरीक है उसके ऊपर मजीद और कितनी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो मामलात को जो है वो मुस्बत भी रखे, कोशिश करे कि राइट से या लेफ्ट से कोई इस किस्म की स्टेटमेंट सामने ना आए जो कि अमन और मुज़ाकरात की कोशिशों को सबोताश कर दे। तो बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो ईरान और अमेरिका दोनों को ही थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश भी कर रहा है और चाहता है कि इस खित्ते में अमन जो है वो वापस आए। दुरुस्त फरमाया आपने, और माशाल्लाह पाकिस्तान बड़े एहसन तरीके से इस रोल को अदा कर रहा है। आप देखें कि यहाँ भी कोई फालतू बात मीडिया में नहीं की गई। आप इंडियन मीडिया को देखें तो कैसे गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू होती है उनकी। यहाँ पे आप लोगों को भी मुबारकबाद कि आपने भी वो मुहिब्बुल वतन है ना, इसलिए आपने इस तरह के स्टैंड रखे हैं जो कि टॉक्स के ऊपर इफेक्ट ना करें। फिर आप देखें आपके जो लॉ एंड ऑर्डर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से मेहनत कर रही हैं कि अमन रहे, कोई डिसरप्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इतना उनको सहूलत दी गई है कि जब जेडी वैंस वापस गए तो उन्होंने कहा कि टॉक्स तो टॉक्स थी, लेकिन जो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी थी मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी। हालांकि वो इंडिया भी जा चुके हैं, उनकी बेगम भी वहीं से है, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की वो उन्होंने इंडिया की नहीं की। तो ये भी बताती है, ये एक दलील है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े मतलब मैच्योरली कर रहा है। और फिर क्योंकि पहले भी ये टॉक्स हुई हैं, ओमान में भी हुई हैं, जनीवा में भी हुई हैं, लेकिन उसमें वो सिर्फ 2 पार्टीज के दरमियान थी। पाकिस्तान ने सबसे पहले 4 ममालिक के वज़ीर खारिजा को यहाँ बुलाया, जिसमें तुर्की थे, सऊदी अरेबिया थे, मिस्र थे और पाकिस्तान मिलके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की। फिर उसके बाद आपके जो फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उनको मेरा ख्याल है कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिर गए थे और उन्हें जख्म था, उसके बावजूद वो चीन गए और वहां से 5 नुकाती एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट्स लेके आए। जी। और फिर उसके बाद जब दोनों पार्टीज आई तो
आपको पता है कि इजराइल के जो नेफेरियस डिजाइन होते हैं, तो आपकी एयरफोर्स ने उनको ना सिर्फ अपने एयर स्पेस में सपोर्ट किया, बल्कि डेलीगेशन को वापसी पे उनके घर तक छोड़ के आए जी कि जी कहीं जी जी हमारे मेहमान को कोई जरर ना आए। इस हद तक जिम्मेदारी, इस हद तक जो है वो केयर करना किसी और मुल्क ने नहीं किया कभी तारीख में, जो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तरफ से। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंतहाई मुखलिसाना कोशिशें जारी रखे हुए है और इसी सिलसिले में हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं ततारड़ साहब, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए एक पैगाम दिया है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका जंग बंदी 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो जाएगी। ये कहा गया वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतज़ार है। ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। ये वफाकी वज़ारत इत्तलात की जानिब से एक पैगाम जो है वो जारी किया गया है, जिसका मतलब न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना है, बल्कि डेफिनेट सी बात है वो तमाम ममालिक जो कि इन मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए हैं उनको भी आगाह किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने ये कहा है। ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का फ़िलहाल इंतज़ार है और सभी को है। ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में है। तो ये अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यूँ कह लीजिए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसारा नसाब, चूँकि अब मैं क्लोजिंग की जा रही, मुझे बढ़ना है। एक बड़ा दिलचस्प मामला जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा कि हमने कल एक जहाज़ को पकड़ा जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो अच्छी नहीं थीं, और फिर ये भी बात दुरुस्त है कि ये जो जहाज़ था वो चीन से आ रहा था ईरान की जानिब। अपनी इस पैगाम में, स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे या सिचुएशन को अनफोल्ड करना चाह रहे थे? कि वो ख़राब चीज़ों से क्या मतलब है? कोई कुरकुरे थे उसमें, कोई क्या कहते हैं चिप्स थे जो ख़राब हुए थे, या कोई जूस के पैकेट थे। भाई चीन से जो सामान आ रहा है इन हालात में ईरान के लिए, वो इसी तरह का ही होगा ना। कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, कोई वहाँ इस मौजूदा सूरत है। एक्चुअली ट्रंप का ना, एक सुबह जब वो उठते हैं, को पता नहीं कितने बजे उठते हैं, फिर वो कॉफ़ी पीते हैं, काली कॉफ़ी। उसके बाद ना उनका मूड बदलता जाता है जैसे जैसे उनके ड्रिंक बदलते जाते हैं ना। तो वो फिर देखे ना, मतलब कुछ चीज़ें ठीक नहीं निकली। भाई तो बता दें कि क्या ठीक नहीं निकली। चले वो पाकिस्तान आए तो उन्हें कोयटा कैफे की चाय पिलाएंगे ले जाकर। हम उन्हें कहने में वो चर्सी का कहने में कढ़ाई गोश्त भी खिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त बेहतर ये है कि ट्रंप साहब अपने अल्फाजों को काबू कर लें। का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपका राशिद मेहना आपका और नायला चौहान साहिबा, आप सभी का बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि हर पाकिस्तानी और इस दुनिया में रहने वाला हर वो शख्स जो कि अमन चाहता है, सुकून चाहता है, वो चाहता है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी अच्छे इख्तिताम पर हों और ये मुज़ाकरात जो है वो खत्ते में अमन लेकर आएँ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।